बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद अब लालू यादव की 3 और बेटियों रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव ने पटना छोड़ दिया है। रविवार को लालू की 3 बेटियां पटना छोड़कर दिल्ली पहुंच गई और 3 बेटियों ने देर रात दिल्ली पहुंचकर लेकिन अपने ससुराल जाने के बजाय रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव सबसे बड़ी बहन मीसा भारती के घर पहुंची। अब इस पूरे मामले को लेकर के भी राजनीति खूब हो रही है। राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए और तेजस्वी यादव के साथ साथ संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने कहा कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी न हो। पूरे विवाद का नतीजा यह रहा कि जिस बेटी ने पिता को किडनी दी उसे रात को मायका अपना छोड़ना पड़ा, माँ का बाप का घर छोड़ना पड़ा। वहीं बहन रोहिणी का अपमान होने के बाद तेज प्रताप यादव नाराज है, आग बबूला है। तेज प्रताप ने चेतावनी दी है कि पिताजी अगर इशारा कर दें तो इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तो लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटियां पहले रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा था, जिसके बाद उनकी 3 और बेटियों ने घर छोड़ा और वो दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के घर पहुंचे। घर से निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार में हार, लालू परिवार में घमासान। बेटियों ने छोड़ दिया लालू का घर। पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बेटियां हार पर सवाल पूछ रही हैं और तेजस्वी बहनों को घर से बाहर निकाल रहे हैं। रोहिणी आचार्य बेलखते हुए गंभीर आरोप लगाकर निकल चुकी थी। उसके बाद रविवार शाम को 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं, जिसके बाद अब राबड़ी आवास खाली हो गया है। बिहार की राजनीति में सबसे ताकतवर लालू परिवार में राबड़ी आवास के भीतर ज्वालामुखी धधक रहा है। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। रोहिणी का दर्द छलक रहा है। रोहिणी का दावा है कि उनके साथ जो कुछ हुआ लालू और राबड़ी के सामने हुआ है। उन्हें अपमानित किया गया, गालियां दी गई, चप्पल चलाई गई, घर से बाहर जाने को कहा गया और लालू राबड़ी सब कुछ देखते रहे। आज मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी। जिस रोहिणी आचार्य ने पिता के लिए किडनी दी, उसने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में मेरी जैसी बेटी बहन ना हो। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने पिता को किडनी देने वाले फैसले को लेकर भी इमोशनल पोस्ट किया। रोहिणी ने कहा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा
भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। बिहार की राजनीति में औंधे मुंह गिरने के बाद लालू यादव का कुनबा बिखरने के लिए 3 चेहरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव। आरजेडी के अंदर इस वक्त तीनों की ही तिकड़ी चल रही है। तेजस्वी यादव की हर चाल को संजय यादव एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें रमीज का पूरा सपोर्ट होता है। जब घर से आरजेडी से तेज प्रताप यादव को निकाला गया था, तब भी तेज प्रताप ने जिन जयचंदों का जिक्र किया था, उनमें संजय यादव ही मेन थे। और जब बहन ने भी उसका नाम लिया तो तेज प्रताप आग बबूला हो गए। सोशल मीडिया पर जनशक्ति जनता दल के जरिए एक पोस्ट शेयर कर तेज प्रताप ने खुलेआम चेतावनी दी कि बहन के साथ हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल की घटना ने दिल को भीतर से झकझोर दिया है। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। इसके साथ ही तेज प्रताप ने लालू यादव से परिवार तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। तेज प्रताप ने चेतावनी दी कि पिताजी इशारा कीजिए, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। परिवार में बढ़ते तनाव के बीच कुछ लोग मीसा भारती को संकट मोचक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वो अभी तक खामोश हैं। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। नीतीश, जितने भी लोगों की बातें निकलकर सामने आई है उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो हिदायत भी दे रहे हैं परिवार के तमाम लोग हैं, वो है लालू प्रसाद यादव, जो कि इस परिवार के मुखिया हैं, या फिर राबड़ी देवी। इनकी ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा गया है या फिर पूरी तरह से वो चुप है, और किसके हाथ में पूरे परिवार की अब बागडोर है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सारे सवाल जो हैं परिवार के दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। तमाम जो उनके मामा हैं उनसे भी मेरी कल बात हुई। उन लोगों ने भी कहा कि लालू जी और राबड़ी जी आखिर क्यों चुप हैं। और रोहिणी ने भी जो बातें लिखी हैं सोशल मीडिया पर, जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो वहाँ लालू जी और राबड़ी जी मौजूद थे और मैं अपने माता पिता और बहनों को रोते हुए छोड़ कर आई हूँ। तो रोते हुए यानी इसका मतलब है कि जिस समय ये सब कुछ हो रहा था तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच में, उस समय राबड़ी देवी और लालू यादव वहाँ थे और दोनों रो रहे थे बहनों के साथ साथ। तो ये साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं लालू जी और राबड़ी जी की एक विवशता जो है वो इस मामले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और यही सवाल परिवार के दूसरे सदस्य भी कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं, उनके मामा साधु और सुभाष यादव भी कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखता है कि पार्टी पर जो पूरी पकड़ है वो तेजस्वी यादव की है और उनके साथ किसी मामले में परिवार का कोई दूसरा सदस्य हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही हैं, लेकिन एक नाम इसमें शायद वो नहीं नीतीश, है। एक नाम इसमें दिखाई दे रहा है बातों से, जिसको लेकर के बड़ी उम्मीदें भी हैं, बहुत सारे सवाल भी उसको लेकर के उठ रहे हैं, क्योंकि 3 बहनें जो बाकी और दिल्ली पहुंची वो अपनी अपनी ससुराल जाने के बजाय मीसा भारती के घर गई। तो क्या मीसा कोई बड़ा रोल इसमें निभा रही हैं, निभा सकती हैं, ऐसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, मीसा भारती खुलकर अभी कुछ नहीं कह रही है, ना उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट किया है,
लेकिन मीसा भारती की भी नाराजगी रही है। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार यदि हम बताएं तो मीसा भारती भी तेजस्वी यादव को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर नाराज रहती रही हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने भी खुद को काफ़ी सीमित रखा था। सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र के आसपास वो जा रही थी और यही बात रोहिणी के साथ भी हुई। वो चाह रही थी कि छपरा में अपने पूरे क्षेत्र में वो जाए, लेकिन उनको सिर्फ राघोपुर जाने की इजाज़त दी गई। और मीसा भारती हो या रोहिणी हो, सब चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव को लेकर जब सवाल पूछा जा रहा था तो वो लोग भी कह रही थी कि उनका आशीर्वाद उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार में चल रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बिखराव है वो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन सबकी विवशता भी नजर आती है। क्योंकि मीसा और रोहिणी भी लगातार ये कह रही थी कि तेज प्रताप के मामले में हम मजबूर हैं, हम पार्टी से बंधे हुए हैं। तो ये सारी बातें बिखराव का जिक्र कर रहे हैं नीतीश, तेजस्वी यादव क्या ये आगे चलकर जो परिवार का विवाद है, परिवार का झगड़ा, ये पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बन जाए और पार्टी के अंदर क्या बिखराव की संभावना हो सकती है, इस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। बहरहाल जब घर से आरजेडी के तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया, यानी घर से भी निकाला गया, पार्टी से भी उनको निकाल दिया गया, तब भी तेज प्रताप ने जिन जयचंदों का जिक्र किया था उनमें से एक संजय यादव ही मेन व्यक्ति था। और जब बहन ने भी उनका नाम लिया तो तेज प्रताप भी आग बबूला हो गए। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा, जनशक्ति जनता दल के जरिए एक पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें वो लिखते हैं कि चेतावनी भी दे रहे हैं, बहन के साथ हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही तेज प्रताप ने लालू यादव से परिवार तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है और तेज प्रताप ने चेतावनी दी है कि पिताजी इशारा कीजिए, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। रोहिणी के इल्जामों पर लालू यादव के परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने इस पूरी लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। और जिम्मेदार साथी ठहराने के बाद ही उन्होंने साधु यादव ने यह भी कह दिया कि कुछ लोग परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है। और इंडिया टीवी से साधु यादव ने जो खास बातचीत की है, इस दौरान साधु यादव ने आरजेडी तोड़ने वालों को चेतावनी दी और साथ ही कुछ और भी उन्होंने हिदायतें दी हैं, कुछ सलाह दी है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ हैं रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव। साधु जी, रोहिणी आचार्य ने जो बातें रखी हैं, जो बयान दिया है, पोस्ट किया है, ये सब आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि उन पर चप्पल फेंका गया, उनको गालियां दी गई। क्या हुआ वहां पर, आपकी जानकारी में क्या बातें हुई है और इसकी वजह क्या है? जो भी हुआ है घटनाक्रम, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं है। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने, तो समझिए कि मैंने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है, हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीज़ों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है। न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए अच्छा है। रोहिणी को काफी तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको यहाँ तक कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी दे दी, टिकट के लिए दिया, पैसे के लिए दिया, ये सारी बातें उनको कही है और ये सब उन्होंने पोस्ट किया। तो इतना ही ये सज्जन और शरीफ व्यक्ति बन रहे हैं तो अपना किडनी क्यों नहीं दे दिए? कौन? ये जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर किडनी अपना क्यों नहीं दे दिए? इनको किडनी अपना दे देना चाहिए। ये काहे नहीं दिए? ये क्यों यहाँ बैठा रहेगा? जब पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो किडनी नहीं दे सकते? देना चाहिए, ये सवाल बनेगा। आप पार्टी चलाइएगा, परिवार चलाइएगा और किडनी नहीं दीजिएगा। आप बहन किडनी दे दी तो वो गंदी हो गई। ये कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपको किसने संस्कार दे दिया इस भाषा को बोलने का? और जो बाहरी व्यक्ति बुलवा रहा है ना, जब आपके बहन के बारे में बुलवा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल करेगा। आप जिस दिन पद पर नहीं रहिएगा ना, कुर्सी पर नहीं रहिएगा, वो राम 211 होने वाला लोग है, फिर आप कहाँ रहिएगा? न जिसको पूरब का ज्ञान है, न पश्चिम का ज्ञान है, न उत्तर का ज्ञान है, न दक्षिण का ज्ञान है, वैसे लोगों को आप रख रहे हैं रणनीतिकार बना के। लेकिन ये भी लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की आखिर क्या विवशता है, क्योंकि रोहिणी ने कहा है कि मैं जब निकल रही थी तो लालू जी, राबड़ी जी, उनकी बहनें रो रही थी। तो आखिर वो खुद लालू जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, राबड़ी क्यों नहीं बोल पा रही?
तो यही चीज हुआ, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आप। एक उपाय है, आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तेल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन करेंगे पार्टी में। बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। पापा आप कैसे कर देंगे? खून पसीना पार्टी में साधु यादव का लगा है। साधु यादव ने, आप लोग जानते हैं शुरू से कि पार्टी को सींचने का मेरा काम है, और मैंने सींचा। परिवार के लिए मैंने चुप हो गया, नहीं कुछ बोला। लेकिन आज परिवार के ऊपर भी ये लोग गलत सलत का आरोप लगा रहे हैं और पार्टी को भी बिखराव के कगार पर ला दिए हैं। पार्टी भी टूट रही है, पार्टी भी समाप्त हो गई। आप 25 गो सीट जीत गए, इतना अहंकार पाल लिए। आप टिकट क्यों बेचा जी? काहे टिकट बेचा? आप अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया? ये पैसा परी कौन होता है बेचने वाला जी? यही संस्कार दिया गया है। तो संजय यादव ने क्या पार्टी पे पूरी पकड़ बना ली है? ये आप नाम लीजिए, मैं ऐसे गोबर लोगों का नाम नहीं लेता हूं। आपके लिए तेजस्वी के लिए ये लोग हो सकते हैं, हमारे लिए गोबर के समान है। ये लोग नहीं, ये लोग का कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, क्योंकि ये लोग हैं नहीं। ये लोग को जानता भी नहीं हुई कौन है, कहाँ से आए हैं। बिहार के लोग कैसे जानेगा? बिहार के कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो इन लोगों को रखा है दलाली के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को मेरा चेतावनी है, चाहे जो लोग भी कर रहे हैं, सुधर जाइए, यहाँ से हट जाइए और चले जाइए, बकस दिया जाएगा। नहीं मानिएगा तो फिर इलाज भी करना आता है। और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर आरजेडी को बर्बाद करने का आरोप लगाने वालों में रोहिणी आचार्य अकेली नहीं है। पूर्व आरजेडी नेता रितु जायसवाल ने भी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर रितु जायसवाल ने पोस्ट करके कहा है कि खुद को चाणक्य समझने की भूल में किस तरह जीती हुई सीटें गंवाई जाती है, ये बात आरजेडी के सलाहकार से सीखी जा सकती है। रितु जायसवाल ने संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके परिहार का सिंबल बांटा गया था। तभी उन्होंने कहा था कि आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगी। चुनाव नतीजे उसी बात को दोहरा रहे हैं। बिहार चुनाव में बड़ी हार और रोहिणी आचार्य के इल्जामों के बाद अब आरजेडी में मंथन का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने अब पार्टी के विधायकों और हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक पटना में बुलाई। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव के पटना स्थित एक पोलो रोड पर आरजेडी के प्रत्याशियों और निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सीट घटकर 75 से 25 पर आ गई है। सूत्रों की माने तो इस दौरान रोहिणी आचार्य के लगाए गए आरोपों पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालू यादव से बात कर सकते हैं। तो आज बैठक होने जा रही है आरजेडी के, और बताया जा रहा है कि इस बैठक में समीक्षा की जाएगी हार की, और यह माना जा रहा है कि जिस दौरान बैठक होगी हार की तो समीक्षा होगी, साथ में रोहिणी आचार्य की ओर से जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उस पर भी जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो उस दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार शपथ ले सकती है और इसको लेकर गांधी मैदान में भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शपथ की तैयारियों को लेकर गांधी मैदान को पहले आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, यह बताया जा रहा है। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे और उससे पहले आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के साथ सीएम नीतीश कुमार गवर्नर को इस्तीफा सौंपेंगे। बिहार में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर चल रहा है। पटना में नीतीश कुमार से गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने मुलाकात की है। दिल्ली में पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है। इन बैठकों के बीच बिहार में सरकार का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए घटक दलों के बीच 6-1 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। जिस पार्टी के पास जितने विधायक होंगे उसके 6 विधायकों के ऊपर 1 मंत्री पद। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के खाते में तकरीबन 15 मंत्री जा सकते हैं और जेडीयू के खाते में 14 मंत्री पद आ सकते हैं, जबकि एलजेपी आर यानी चिराग पासवान को 3 मंत्री पद वहां मिल सकते हैं। हम और आरएलपी के खाते में 1-1 मंत्री पद जा सकता है।
बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस पे है सब कुछ, सब जगह बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितना भरोसा बिहार की जनता ने दिखाया है, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा जवाबदेही है और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से जो बात हम लोगों ने प्रॉमिस किया है बिहार के जनता को अगले 5 साल में, जो हम लोग का है कि खास करके जो प्रायोरिटी सरकार की है इंडस्ट्री को लाने का, हर एक जिला में उद्योग लगाने का और स्किलिंग करने का, कि स्किल्ड करना यहाँ के युवाओं को, वो प्रायोरिटी सरकार की है। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जितना भरोसा बिहार के जनता ने एनडीए पर दिखाया है, इस सरकार पे दिखाया है, उस पर पूरा मेहनत करके उस चीज को पूरा किया जाएगा। सरकार के गठन की प्रक्रिया भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें लगता है कि अच्छे दिन पर सरकार अपना वोट ले लेगी, नई सरकार अपना वोट लेगी। विकास और विश्वास 2 पर लोगों ने जो वोट किया है प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, वो आगे भी बरकरार रहेगा। इसके लिए सरकार भी, नई सरकार भी हमारी उतनी तत्परता से, मजबूती से। प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे लोगों के बीच में इतनी बड़ी? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे और मेरा जो अभी मानना है, मेरा जो अनुमान है, तो मैं फाइनल नहीं कहूँगा कि पूरे देश के एनडीए के हमारे जितने मुख्यमंत्री भी हैं वो सभी इसमें शिरकत करेंगे। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को नोटिस दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं और दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को समन भेजा गया है, 2 समन भेजे गए हैं और बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने दिल्ली से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो इस साजिश में उमर का मददगार बना था। गिरफ्तार शख्स का नाम आमिर राशिद है। इसी शख्स के नाम पर वो I-20 कार रजिस्टर्ड थी जिसका इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए किया गया। आज आमिर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है, जहां पर एनआईए उसकी रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली आसपास के इलाके में उमर और आमिर को एक साथ कई जगहों पर देखा भी गया है। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के संबूरा गांव में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये आमिर रशीद का घर है जिसे एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि दिल्ली कार ब्लास्ट जो 10 नवंबर को हुआ था, परिवार का ये कहना है कि तब दोनों भाई घर में मौजूद थे, उमर और आमिर, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई थी। हालांकि 2 दिन के बाद जो उमर रशीद है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिहा कर दिया था क्वेश्चनिंग के बाद, लेकिन आमिर को रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट में जिस I-20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो आमिर के नाम पर खरीदी गई थी और दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसमें आमिर ने डॉक्टर उमर की पूरी मदद की थी। हालांकि जो आमिर के भाई है उमर, सैटरडे को दोबारा उन्हें एनआईए जो है अपने साथ लेके गई है और अभी भी वो एनआईए की कस्टडी में है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। परिवार के मुताबिक जो उनकी मैसेज है आमिर की, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आमिर जो है जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें रिलीज़ नहीं किया गया। वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि आमिर का नाम जो सामने आया है, पहले दिन से ही I-20 कार के साथ उनकी तस्वीर देखी गई थी, उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं लिंक्स जो है आमिर के वो इस कार ब्लास्ट से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार वालों का ये भी कहना है कि अक्टूबर के महीने में आमिर ने कहा था कि वो पहलगाम जा रहे हैं और वो 1 हफ्ते तक पहलगाम में थे, ऐसी जानकारी हमारे पास है। दिल्ली जाने की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ही आमिर और उमर नबी की मुलाकात हुई थी और तभी शायद ये कार जो है I-20 खरीदी गई थी जो आमिर रशीद के नाम पर थी और
10 नवंबर को उसी में विस्फोटक रख के दिल्ली में एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया।